हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 यानी कि 36 को। आज की वर्कशीट भी बेहद आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज की वर्कशीट में हम कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है, यानी जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जिनकी बात करते हैं हम, HOT क्वेश्चन होते हैं जिसको आप हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन मानते हो, तो वो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पर यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, फ्रैंकफर्ट संसद का क्या योगदान रहा है, जो दृश्य रूपक जैसे देश को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया था उनका क्या योगदान रहा है, और साथ ही साथ जैसे कुछ और प्रतीक प्रयोग में लाए गए थे जैसे तलवार, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, तो उनका क्या योगदान रहा है। यानी कि इन सब छोटे छोटे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 36 है और हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं। आज की दिनांक है 26 सितंबर 2020। राज्य की दृश्य कल्पना। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लें कि राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति लगाव, देश के प्रति प्रेम, देश से जुड़ाव, एक होने का भाव, उसे हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। और ये जो भाव पैदा हुआ था उसके कारण थे सांझी संस्कृति, एक भाषा होना, एक जैसा इतिहास होना या एक जैसा भौगोलिक क्षेत्र होना, जिसके कारण लोगों में एक होने का भाव पैदा हुआ। और बहुत से कारक थे जिसने राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि राज्य की दृश्य कल्पना, यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। जैसे आप कविता में पढ़ते हो मानवीकरण अलंकार पढ़ते हो ना, यानी कि प्रकृति को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो मानव हो। ऐसे ही राष्ट्र को चित्रित किया गया जैसे कोई व्यक्ति हो। अगर हम भारत की बात करें तो उसमें आपने देखा भारत माता की तस्वीर, आप देखते भी हो, तो भारत माता की तस्वीर हमने दिखा रखा कि ऐसे भारत माता है। और हमारे मन में भी जब भी हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि भारत माता है। तो ऐसे ही राष्ट्रवाद के विकास में एक उस दौर में राष्ट्र को चित्रित किया गया जैसे कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी के वेश में, उसके वेश में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाया गया, यानी कि नारी को चुना गया। वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, लेकिन उसको विशेष बनाया गया। और यानी कि इसमें क्या था कि हमारा राष्ट्र का अमूर्त विचार, अमूर्त विचार क्या होता है, जो सिर्फ कल्पना हो, जो कल्पना थी उसको वास्तविक रूप प्रदान कर दिया गया। यानी नारी है वो राष्ट्र का प्रतीक बन गई। जैसे हम भारत की बात करें तो जब आज़ादी का आंदोलन था तो भारत माता को बेड़ियों से जकड़ा हुआ दिखाया गया। अब लोगों में उस वक्त एक भावना कि हाँ, ये बेड़ियों में जकड़ी हुई है भारत माता, इसको, इन बेड़ियों को तोड़ के आज़ाद करवाना है। बेड़ियाँ किसकी है? अंग्रेज़ों की है। तो एक जोश सा पैदा होता था जब भी भारत माता की तस्वीर देखते थे। वो देशभक्त, वो स्वतंत्रता सेनानी, यही सब कुछ उन देशों में हुआ। वहाँ पर एक नारी के तौर पर राष्ट्र को दिखाया गया और इससे लोगों का जुड़ाव, लगाव बढ़ा देश के प्रति कि हाँ, ये हमारा राष्ट्र है। क्योंकि उस वक्त तो राष्ट्र की एक कल्पना मात्र थी, क्योंकि राष्ट्र राज्यों का गठन हुआ भी नहीं था। तो ये जो रूपक थे उनमें से कुछ प्रसिद्ध जो रूपक थे, उनमें से जैसे फ्रांस में जो नारी रूप था उसको मैरियाना का नाम दिया गया। और दूसरा था जर्मन, जो जर्मन राष्ट्र की बात करें, जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर जर्मेनिया थी। तो ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। मैरियाना है वो फ्रांस में जो राष्ट्र का प्रतीक था उसका नाम दिया गया, जबकि जर्मेनिया को नाम दिया गया जो जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। ओके, तो ये प्रतीक थे और इनका क्या योगदान था कि इन्होंने देश के लोगों को एक सूत्र में बांधा। देश के लोगों का जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो लगाव था, जुड़ाव था, उसको और ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है, तो ये इनके योगदान थे। उसके बाद हम फ्रैंकफर्ट संसद की बात करते हैं कि इनका, पहले तो हमें जानना है फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, उसके बाद जानना है कि इसका क्या योगदान रहा है राष्ट्रवाद के विकास में। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो पढ़ा है हमने फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से नहीं, हमने पढ़ा है उदारवादियों के आंदोलन के नाम से, जो 1848 की क्रांति नाम दिया गया था। तो ये फ्रैंकफर्ट संसद है वो उसी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन जो थे, उन्होंने क्या किया कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान दिया। यानी कि जो राजनीतिक संगठन थे उन्होंने क्या चुना,
कुछ लोगों को चुना। कितने लोगों को? 831 लोगों को चुना, 831 लोगों को चुना, और उनको नाम दे दिया कि आप पूरी जर्मनी की असेंबली हो, क्योंकि जर्मनी उस वक्त 500 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। सबसे शक्तिशाली कौन था? पर्शिया, एक राज्य था। ओके, तो उन्होंने पूरे देश के लिए एकीकरण के लिए जर्मनी की एक नेशनल असेंबली को चुना, और 1848 में 18 मई 1848 को ये जो 831 जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो फ्रैंकफर्ट संसद पहुंचते हैं। ठीक है, और वहाँ पर सेंट पॉल चर्च है जहाँ पर ये संसद का आयोजन किया जाता है। तो वहाँ पर वो मिलकर के एक संविधान बनाते हैं देश के लिए, यानी कि पूरी तैयारी कर लेते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता है एक ऐसे राजा को सौंपी गई थी जिसे संसद से कोई समस्या नहीं थी कि अगर लोकतंत्र आता है तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उन्होंने, प्रतिनिधियों ने सब काम तो कर लिया। अब तैयारी थी कि जर्मनी का अगर एकीकरण होता है तो कौन राजा बनेगा, सम्राट कौन बनेगा। तो निश्चित तौर पर पर्शिया था, वो सबसे शक्तिशाली था। तो उसके राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ जो है, जिसको आप इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ बोला जाएगा, तो यहाँ पे विल्हम बोला गया, विलियम रहेगा ये। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो है उसको ताज पहनाने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया, यानी योजना है वो फिस हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि उनकी योजना तो सब पर्शिया के ऊपर टिकी थी, क्योंकि उन्होंने उन राजाओं का साथ दिया जो इस सभा के लोकतंत्र के विरोधी थे, यानी कि वो रूढ़िवादी थे। वो नहीं चाहते थे कि बदलाव आए, वो नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र आए, वो नहीं चाहते थे कि उनकी गद्दी जाए। तो इसलिए पर्शिया के जो राजा हैं उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो प्रयास था, क्या प्रयास था? जर्मनी के एकीकरण का प्रयास था। क्या रहा? असफल रहा। लेकिन इसने प्रोत्साहित किया, इसने मोटिवेट किया, इसने इनकरेज किया राष्ट्रवादी आंदोलनों को कि हाँ, सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़े प्रयास और करने हुए। तो इसका अहम योगदान रहा कि इसने आने वाले समय में जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, न केवल उनको प्रोत्साहन दिया बल्कि उनको नई प्रेरणा, नया जोश भी प्रदान किया इस फ्रैंकफर्ट संसद ने। अब और आगे क्या हुआ इस संसद में? जब मना कर दिया तो जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का आपस में विरोध बढ़ गया, संसद का सामाजिक जो आधार था वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो किसान और महिला थी उनका उतना समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि उनको संसद के अंदर एंट्री नहीं दी गई थी। तो इसका थोड़ा सा आधार था वो कमज़ोर हो गया। इसी का फ़ायदा उठाया किसने? जो सम्राट है उन्होंने सैनिकों को बुलाया और असेंबली को भंग कर दिया। ओके, तो ये कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे किसान और मजदूर थे, उनकी मांगों को आगे नहीं रखा जा रहा था इसमें, क्योंकि कुलीन वर्ग जो था, धनी वर्ग था, वो ये चाहता था कि नहीं सिर्फ हमारी बातें हों। तो इसी ये कमज़ोर पड़ गई थी फ्रैंकफर्ट संसद, और इसीलिए सेना को मौका मिल गया और उन्होंने ज़बरदस्ती इनको भंग करवा दिया। तो ये थी फ्रैंकफर्ट संसद। अब हम बात करेंगे महिलाओं का क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद के विकास में यूरोप में। तो महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी की, यानी कि एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन थे वहाँ पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कई राजनीतिक संगठन गठित किए, पहली चीज़। और इन राजनीतिक संगठनों से क्या हुआ? देश में जो एकता थी उसको थोड़ा और बल मिला। दूसरा, कई समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, इससे भी राष्ट्रवाद के विचारों का खूब प्रचार प्रसार किया गया। तीसरा, मताधिकार के लिए, एक समान अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। इससे भी क्या हुआ कि जो आपस में एकता थी उसमें बढ़ोतरी हुई, और एकता का बढ़ने का मतलब था राष्ट्रवाद का विकास होना। इसके साथ साथ राजनीतिक जो बैठक होती थी या प्रदर्शन होते थे, जिनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनमें उनकी भागीदारी भी काफ़ी अधिक रही थी। तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं का योगदान भी काफ़ी बड़ा रहा था राष्ट्रवाद के विकास में। अब हम चौथा और अंतिम टॉपिक आज की इस वर्कशीट का कि प्रतीक। जो राष्ट्रवाद के विकास में प्रतीकों का भी अपना एक स्थान था। काफ़ी सारे प्रतीक यूज़ किए गए, और ये प्रतीक थे जो देश की एकता के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए, राष्ट्रवाद के विकास के लिए, राष्ट्र के गठन के लिए। जैसे हमारे देश की बात करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, तिरंगा झंडा। जब भी अंग्रेज़ों का विरोध किया जाता था, तिरंगा झंडा लहराया जाता था। जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी तख्ते पे झूलता था, वो तिरंगे को चूमता था। ये तिरंगा जो झंडा था वो हमारे गर्व का प्रतीक बन गया था, हमारी आन बान शान बन गया था। इससे लोगों में एक अलग जोश का संचार होता था। हमारा एक ही सपना था, हमें तिरंगा लहराना है, तिरंगा फहराना है। तो वो जो जोश, जैसे हमने तिरंगे में देखा, जैसे हमने भारत माता की तस्वीर में देखा, ऐसा ही जोश, ऐसा ही काम किया
इन प्रतीकों ने। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ प्रयोग की गई जो उस वक्त आज़ादी का प्रतीक थी। उसमें बाज छाप वाला कवच उपयोग में लाया गया, ये जर्मन समुदाय की जो शक्ति का प्रतीक था। ऐसे बलूत पत्तियों का, ओक जो की पत्तियाँ, उसका मुकुट प्रयोग में लाया गया उस वक्त, तो वो वीरता का प्रतीक होता था। तलवार थी, वो मुकाबले की तैयारी थी कि हम भी तैयार हैं। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो उस वक्त प्रयोग में लाई जाती थी, वो शांति की चाह थी कि हम शांति चाहते हैं। लाल, काला, सुनहरा तिरंगा था, वो उदारवादी राष्ट्रीयों का झंडा था, राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगती सूर्य की किरणें थी, वो एक नए युग की शुरुआत की प्रतीक थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रतीक प्रयोग में लाए गए। इन्होंने भी बिना कहे देश में जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद का प्रसार किया, उनमें उत्साह भरा, जोश भरा, उनमें एक यूनिटी है उसको और ज़्यादा मजबूत किया। तो ये थे प्रतीक और उनका योगदान। तो ये थी हमारी वर्कशीट जिसको हमने समझा। अब आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए आज की हमारी वर्कशीट में। चारों टॉपिक जो हमारे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है एक एक। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए, यानी कि इनकी क्या भूमिका रही थी। जो दृश्य रूपक यानी कि नारीवाद की, तो राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूपकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। इससे राष्ट्र के अमूर्त विचार जो कल्पना थी उसको ठोस रूप यानी कि वास्तविक रूप मिला। इससे लोगों ने राष्ट्र के प्रति, जिससे क्या हुआ, लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया जिससे आपसी एकता को बल मिला। उन्होंने कई समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, इससे राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। चौथा, महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पांचवा, उन्होंने मताधिकार जैसे मुद्दों पर संघर्ष किया ताकि उनकी भागीदारी भी राष्ट्र निर्माण में बढ़ सके। ये भी दिखाता है कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण था। हालांकि उनके जितना उनका योगदान था महत्वपूर्ण, उसको कभी भी उतना क्रेडिट, श्रेय नहीं मिला है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो फ्रैंकफर्ट संसद है, उसका गठन या आयोजन 1848 में किया गया था। फ्रैंकफर्ट संसद में 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह जर्मन एकीकरण का पहला गंभीर प्रयास था। इसमें जर्मन राष्ट्र के संविधान को भी तैयार किया गया। यद्यपि यह प्रयास असफल रहा, लेकिन इससे राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन और प्रेरणा, नया जोश मिला। उसके बाद चौथा और अंतिम क्वेश्चन है आज की हमारी इस वर्कशीट का, वो है विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। यानी कि जो प्रतीक उपयोग में लाए थे उनका महत्व क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न प्रतीकों जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, बलूच पत्तियों का मुकुट, तलवार, उगते सूर्य की किरणें, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये प्रतीक प्रयोग में लाए गए थे। इन प्रतीकों ने लोगों में सामूहिकता का भाव पैदा किया था, एकता का भाव पैदा किया था, साथ ही साथ लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरणा भी दी थी। तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बहुत अच्छे से जारी होगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मुझे वेट रहता है आपके छोटे से कमेंट का। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।